उत्तराखंड विधानसभा सत्र की सुरक्षा को लेकर बैठक 23 अगस्त तक गैरसैंण में दरअसल ये सत्र होगा जिसकी शुरुआत 21 अगस्त से होगी, यानी कि 21, 22, 23 3 दिन का गैरसैंण में ये सत्र रहने वाला है, जिसको लेकर ये सारी तैयारियां विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी सत्र से जुड़ी हुई, सत्र की सुरक्षा से जुड़ी हुई, इसको लेकर बैठक की बात कही जा रही है। 21, 22 और 23 अगस्त तक ये 3 दिवसीय गैरसैंण में जो सत्र होने वाला है, ऐसे में वहां पर विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से, रितु खंडूरी की तरफ से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर संबंधित अधिकारियों को, विभागों को निर्देश भी दिए गए हैं। और ये तैयारियां इसी के मद्देनजर, सुरक्षा के मद्देनजर महत्वपूर्ण बैठक भी। तस्वीरें देखिए इस बैठक के दौरान की आपके सामने, और तैयारियां वहां पर, इंस्ट्रक्शंस वहां पर लगातार विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से दिए जा रही हैं। नजर पैनी उनकी लगातार बनी हुई है। 3 दिवसीय ये सत्र रहने वाला है, 21, 22 और 23 अगस्त का, जो कि ये सत्र गैरसैंण में होगा। ऐसे में वहां पर कहीं कोई कमी पेशी ना रहने पाए, दिक्कत परेशानियां ना हो, इसको लेकर तैयारियां संबंधित अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की तरफ से। हरीश खरड़ा हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। हरीश, और क्या कुछ खास तैयारियां सुरक्षा को लेकर, इस 3 दिवसीय होने वाले सत्र को लेकर क्या इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं? हरीश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है आवाज पहुंच नहीं पा रही है, संपर्क हो नहीं पाया है। दोबारा से उनसे कनेक्ट करेंगे, जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो बता दें आपको, जो 21 से 23 अगस्त तक गैरसैंण में सत्र होने वाला है, उस सत्र के मद्देनजर, सुरक्षा के मद्देनजर इस विधानसभा सत्र की एक अहम बैठक, और जाहिर तौर पर इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं विधानसभा अध्यक्षा की तरफ से, रितु खंडूरी की तरफ से, कि गैरसैंण में होने वाले इस सत्र में कोई कमी पेशी ना रहने पाए। इसके मद्देनज़र जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जिस भी तरह की वहाँ पर व्यवस्थाओं की ज़रूरत है, वो सुचारू होनी चाहिए, उसमें कोई लापरवाही, कोई चूक ना बरती जाए। तमाम जो संबंधित अधिकारी है वो एक्टिव मोड में आ जाए। डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन करते हुए ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं, निर्देश जारी किए गए हैं विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से। तो सभी की निगाहें भी इस 3 दिवसीय सत्र पर रहने वाली है। क्या कुछ महत्वपूर्ण जनता के हितों से, उनके सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे, कौन कौन से ऐसे अहम प्रस्ताव रहेंगे जो सदन के पटल पर रखे जाएंगे इस सत्र के दौरान। इसके अलावा जो भी वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं उन्हें और दुरुस्त करने की बात, यहाँ पर ये निर्देश यहाँ पर रितु खंडूरी की तरफ से दिए गए हैं। 3 दिन का ये सत्र रहने वाला है। गैरसैंण में ये सत्र आयोजित होगा 21, 22 और 23 अगस्त, ये समय सीमा गैरसैंण में होने वाली इस विधानसभा सत्र की। ऐसे में जाहिर तौर पर देखिए, पक्ष विपक्ष अपने अपने मुद्दों के साथ इस सत्र में सम्मिलित होंगे, अपने अपने मुद्दों को धार बनाकर एक दूसरे पर वार पलटवार करेंगे, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलेगा। लेकिन महत्वपूर्ण है कि जनता के हित में काम होना चाहिए। फोन लाइन पर हमारे साथ हरीश खरड़ा, हमारे संवाददाता, एक बार फिर से जुड़ गए हैं। हरीश, क्या कुछ इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं इस 3 दिवसीय गैरसैंण सत्र के मद्देनजर? किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए शिल्पा, आज कार्य मंत्रणा की बैठक होनी है और ये बैठक गैरसैंण में होगी, और जो 3 दिन का जो शेड्यूल है 21, 22 और 23 अगस्त का, वो गैरसैंण में है सत्र आहूत किया गया है। सभी तैयारियां सरकार के लेवल पर कर दी गई है, प्रशासनिक भी तैयारियां हो चुकी हैं, और इसके अलावा क्योंकि अनुपूरक बजट रखा जाना है, इस पर भी चर्चा होनी है, और साथ ही साथ जो सत्र है, मानसून सत्र, वो आहूत किया गया है। और विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष भी कई मुद्दों को लेकर के सरकार को भेजने की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से 400 से ज्यादा जो प्रश्न हैं वो तमाम जो विधायक हैं उन्होंने रखे हैं, और उसमें सरकार के जो मंत्री हैं, जो विभागीय मंत्री हैं, उनकी तरफ से जवाब बनाया गया है। तो अब देखना ये होगा कि कितना महत्वपूर्ण जितना है
विधानसभा का सत्र वो कितना अहम और जनरली हरीश, गैरसैंण में जब सत्र आयोजित करवाया जाता है तो क्या कुछ खास चुनौतियां रहती हैं सामने? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो क्योंकि पहाड़ की जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो बहुत अलग है मैदानी इलाकों से। और खासतौर पर हम गैरसैंण की बात करें तो गैरसैंण पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। वहाँ पर किस तरह की दिक्कतें होती हैं, मौसम खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है। हालांकि चाहे वो गर्मियों का मौसम हो तब भी वहाँ पर ठंड का एहसास होता है। तो इन सभी चीजों की कहीं न कहीं चुनौती तो रहेगी, लेकिन इसके अलावा जो धरना प्रदर्शन करने वाले लोग हैं उनको भी कहीं न कहीं मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एकल मार्ग हैं और वैसे में जो आने जाने वाले जो लोग हैं उनको भी दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल जो तैयारी है वो हो चुकी हैं। और इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष की अगर बात करें ऋतु खरनोती, तो उन्होंने ये कहा है कि सरकार की तरफ से और विधानसभा सचिवालय की तरफ से जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। और यानी कि अब सिर्फ एक दिन बचा हुआ है। अब 20 तारीख को सभी जो टीमें हैं वो वहाँ पर पहुंच जाएंगी और उसके बाद 21 तारीख से सत्र शुरू होगा। जी, ऐसे में सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ खास अतिरिक्त वहां पर अरेंजमेंट्स करवाए जाएंगे, तैयारियां की जाएंगी? तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो हो चुकी हैं, प्रशासन की सबसे सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। पुलिस अगर सुरक्षा की अगर बात करें तो तमाम जगहों पर चाहे वो देवलकोट हो या इसके अलावा गैरसैंण का रूट हो, वहाँ पर भी पुलिस बैरिकेडिंग की जाती है। और साथ ही साथ अगर हम देवाली खाल की बात करें तो वहाँ पर भी बैरिकेडिंग किया जाता है। और जो बैंड है वहाँ पर भी जो बैरिकेडिंग है वो रखी जाती है। इसके अलावा जो विधानसभा के आसपास का जो पूरा इलाका है उसे वहाँ भी पैनी नजर रखी जाएगी। चलिए हरीश, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। बात करेंगे अगली अहम खबर की देहरादून से। राज्य आंदोलनकारियों से जुड़ी बड़ी खबर की करेंगे बात। आंदोलनकारियों के आश्रितों को आरक्षण 10% आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिल गई है। 10% आरक्षण विधेयक को राज्यपाल की तरफ से मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल का इसको लेकर आभार भी जताया। विधेयक की मंजूरी पर सीएम धामी का रिएक्शन भी सामने आया। बयान देते हुए उन्होंने कहा कि ये बलिदान हम कभी नहीं भूलेंगे बलिदान, सीएम धामी का ये बयान। और 10% आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद आंदोलनकारियों में खुशी की लहर है। आंदोलनकारी लगातार संघर्ष जो कर रहे थे, लगातार इस मुद्दे को लेकर अलग अलग समय पर प्रदर्शन किए गए थे, बार बार ये मांग की जा रही थी। हरीश खनेड़ा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, आखिरकार मांग मान ली गई, क्या कहना है अब इन आंदोलनकारियों का? कितने खुश, कितने उत्साहित? बहुत बड़ी सफलता है शिल्पा, क्योंकि तमाम जो आंदोलनकारी हैं उनका जो चुनीकरण है वो अभी भी जारी है। कई लोग चुनीकरण से वंचित हुए हैं। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें शिल्पा, तो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर हर एक उत्तराखंड राज्य का आंदोलनकारी रहा है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे यहाँ के नौजवान हों, चाहे यहाँ की महिलाएं हों, चाहे यहाँ के बुजुर्ग, सभी लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका उस दौरान झेली है, सब निभाई है। और इस समय की अगर बात करें तो जो राज्य आंदोलनकारी हैं, जो चिन्हित हुए हैं, उनको सरकार ने 10% आरक्षण देने की बात की गई थी। और अभी जो विधेयक है ये पास हुआ था विधानसभा सत्र के दौरान। और उसके बाद की अगर बात करें तो अब राज्यपाल से इसे मंजूरी मिल चुकी है। यानी कि राज्य में 10% जो क्षैतिज आरक्षण है वो तमाम राज्य आंदोलनकारियों के को दिया जाएगा, उनके आश्रितों को दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी सफलता राज्य आंदोलनकारियों की भी है और कहीं न कहीं सरकार की भी बहुत बड़ी उपलब्धि इसे मान सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो लगातार चाहे महिलाओं की बात करें या राज्य आंदोलनकारियों की बात करें तो तमाम लोगों को वो एक समूचे तरीके से उनको देखते हैं। और कहीं न कहीं उनका जो सम्मान है वो लगातार सीएम धामी करते हुए नजर आते हैं। और यही सबसे बड़ी बात है कि कहीं न कहीं जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनको एक बड़ा सम्मान सरकार ने दिया है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। और ऐसे में तमाम जो लोग समय से पहले से मांग कर रहे थे, यानी कि 21-22 सालों से जो लोग मांग कर रहे थे, कुल मिलाकर उनकी मेहनत रंग लाई है और इसलिए काफी खुश नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी कामयाबी इन राज्य आंदोलनकारियों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हरीश खनेड़ा इस बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।
तो राज्यपाल ने राज्य आंदोलनकारियों के 10% आरक्षण अधिनियम को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद राज्य आंदोलनकारियों में जाहिर तौर पर हर्ष की लहर दौड़ गई। प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती ने कहा कि हम सभी पिछले 11 सालों से संघर्षरत थे, लगातार हम इस मुद्दे को उठा रहे थे, ये मांग सरकार तक पहुंचा रहे थे और अब चूंकि राज्यपाल की तरफ से मंजूरी मिल गई है, राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण अधिनियम को मंजूर कर लिया गया है। ऐसे में ये सभी राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष का परिणाम उन्होंने बताया। से उत्तराखंड राज्य अनुकारी क्षैतिज आरक्षण के अधिनियम पे जो महामहिम ने हस्ताक्षर किए हैं, निश्चित रूप में ये सभी राज्य अनुकारियों के संघर्ष का जो है जीत का परिणाम है, सबके संघर्ष का परिणाम है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री, हमारे जो जनप्रतिनिधि जो हमारे संघर्ष के साथ जिन्होंने समझा और पहल करी, और महामहिम को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी उस मातृ शक्ति को रक्षाबंधन का एक उपहार दिया है, जिनके संघर्ष और त्याग तपस्या बलिदान से इस राज्य की परिकल्पना पूरी हुई थी। लगातार हम पिछले 11 साल से इसके लिए संघर्ष थे और जिस प्रकार से ये सही समय पे अब ये परिणाम निकल के आया है, ये जो एक्ट निकल के आया है, मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी इसमें जो है शासन प्रक्रिया अपने जो है शासनादेश जारी करे, ताकि आने वाली नई भर्तियों में शीघ्र से शीघ्र हमारे राज्य अधिकारियों को रोजगार में अवसर प्राप्त हो सके, ताकि उन सब के लिए ये जो है रक्षाबंधन का जो है उपहार का काम कर सके। वही अधिशासी अभियंता अशोक कुमार के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी की टीम ने महज 15 दिनों के अंदर वैली ब्रिज बनाकर तैयार कर दिया है। अब रामनगर कालाढूंगी मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन भी शुरू हो गया। बता दें आपको, 31 जुलाई की भारी बारिश के दौरान चकलुवा के पास ये सड़क, ये पुलिया बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। इससे हल्द्वानी कालाढूंगी मार्ग पर वाहनों की जो आवाजाही थी वो ठप हो गई थी। इधर लोक निर्माण विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त सड़क के पास इस वैली ब्रिज का निर्माण करवाया, जिसका आज विधायक ने उद्घाटन भी किया। वैली ब्रिज को लगाएं तो 2 करोड़ के आसपास बैठेगी। में था, लेकिन उसकी कॉस्ट तो होती है करीब 1.5 करोड़ की वो कॉस्ट है, उसको लगा के करीब 2 करोड़ के आसपास का पुल बना है। उम्मीद है कि बहुत अच्छा पुल बनेगा और हम कोशिश करेंगे अतिशीघ्र हम नए एक पक्के पुल का निर्माण यहाँ पर करें। बरसात में आपदा आती है और आपदा के साथ साथ इसका निराकरण भी किया जा सकता है। जहाँ भी हो, बेलपड़ा हो, कालाढूंगी हो, हल्द्वानी हो, जहाँ भी अभी स्थिति बनती है वहाँ पर जिले के एंट्राइड फंड से या जिलाधिकारी मद से या उसको ठीक करने का। बिल्कुल, आज कहीं ना कहीं जो लगातार 1 महीने से यह पुल टूट जाने के कारण बरसात में जो भारी बाढ़ आ गई थी, जिससे यहाँ पर जो स्टेट हाईवे है यह जीर्ण शीर्ण हो गया था। आज कहीं ना कहीं आज पूरे आम जनमानस को एक राहत मिली है और साथ ही साथ जो अंदर हमारे ग्रामीण क्षेत्र लगे हुए हैं, ग्रामीण लोगों को भी आज राहत मिली है, क्योंकि यह पुल टूट जाने के कारण हमारे आवागमन का जो एक मात्र जो विकल्प था, गांव के बीच से होकर बाईपास रोड बनाया गया था और कहीं ना कहीं जिससे गांव की सड़कें भी काफ़ी टूट-फूट हो गई थी और आज एक जो ट्रैफिक का जो भार था वो गांव के आंतरिक मार्गों पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो आज ये पुल के चालू होने से कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और एक आने वाले समय में यहाँ पर, क्योंकि आवश्यकता भी है एक बड़े बाईपास चौड़ा जो पुल है जो डबल लाइन का, उसकी एक आवश्यकता बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, जिससे यहाँ पर आए दिन भविष्य में खतरा, ये जो बाढ़ का खतरा है और भारी बरसात के कारण जो टूट-फूट का खतरा है, इससे बचा जा सके। बिल्कुल, अभी लोक निर्माण विभाग के चौधरी साहब, एक्शन साहब से बात हुई थी इस संबंध में, तो वो 1 से 1.5 साल के अंतर्गत नए पुल का निर्माण होने की बात उनके द्वारा कही जा रही है और शासन को एस्टिमेट बना के भेज दिया गया है, बताया गया है उनके द्वारा हमको, और तब तक यह टेम्परेरी जो पुल है यह चालू रहेगा और आने वाले 1 साल के अंतर्गत नया चौड़ीकरण पुल यहाँ पर उसका निर्माण किया जाएगा। हमने कल ट्रायल ले लिए थे परसों और करीब 54.4 टन में वाहन पास हो चुके हैं। हालांकि इसको हम, चूंकि स्टेट हाईवे है तो स्टेट हाईवे में इससे भी ज़्यादा कैपेसिटी के वाहन आते हैं, उसके लिए हम इसको 70R में कन्वर्ट करेंगे। 70R का मतलब है 70 टन तक उसकी भार वहन क्षमता होती है। क्योंकि अभी कॉन्क्रीट अभी जो पेडेस्टल है पूरा स्ट्रेंथ नहीं लिए हुए हैं, तो इसलिए हमारा कार्यक्रम उसको करीब 21 दिन या 28 दिन तक हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग 70R में कन्वर्जन करेंगे। कितनी लागत आएगी इसमें? देखिए जो वैली ब्रिज है ये पहले से ही प्रोक्योर्ड थे और हमारे नालको स्टोर में रखे हुए थे, तो इसलिए उसकी अगर हम लागत की बात करें और जो यहाँ पर सिविल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई है और प्लस इरेक्शन वो करीब 35 लाख है। अगर हम ओवरऑल करें तो वो
ये मान के चलिए कि 2 करोड़ के आसपास इसकी लागत आएगी। श्रुति तिवारी हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। श्रुति, यानी कि ये कहा जाए कि अगर काम करने का दिल हो तो मात्र 15 दिनों के अंदर भी ब्रिज बनकर तैयार हो सकता है, जिसे कई बार फाइलों में लटके लटके सालों साल लग जाते हैं। ये इसी बात का उदाहरण खबर। जी शिल्पा, ये कहना गलत नहीं होगा। अगर बात करें हल्द्वानी में बीते 45 दिनों से क्षतिग्रस्त हुए कालाडूंगी मार्ग पर चकलवा क्षेत्र के पास रोड मानसून की बारिश में क्षतिग्रस्त होने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा बनाने के बाद भी बार बार टूटने को लेकर उस स्थान पर मात्र 13 दिनों में वेले ब्रिज बनाकर तैयार कर दिया गया है। अब मात्र 13, 14, 15 दिनों के अंदर अंदर ये पुल, ये ब्रिज बना तो दिया गया है, लेकिन अधिकारियों से आपकी बात हुई होगी, ये पुल मजबूत तो बनाया गया है ना? ऐसा तो नहीं है कि आपाधापी में, जल्दबाजी में कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज किया गया हो? शिल्पा, ऐसी तो कोई बात है नहीं, बट अगर बात करें पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार चौधरी जी, तो उन्होंने कहा कि ब्रिज को लेकर पूरी तत्परता से कार्य किया गया है और जो ये पुल का निर्माण किया गया है वो एक बहुत मजबूती के साथ किया गया है और जल्द ही क्या बोलते हैं 1-1.5 साल के बाद नए पुल का निर्माण भी यहाँ हो सकता है। बिल्कुल, और ये सराहनीय कदम कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका श्रुति, इस बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद। बात अगली बड़ी खबर की। सावन का आखिरी सोमवार है आज। बोलबम के जयकारों से देवभूमि गूंज उठी है। मंदिरों में उमड़ी हुई है श्रद्धालुओं की भीड़। बोलबम के नारों के साथ, वहां जयकारों के साथ, वहां पर भोले बाबा की सेवा, उनकी पूजा अर्चना करने में श्रद्धालु लगे हुए हैं। सावन के अंतिम सोमवार को धर्मनगरी हरिद्वार के शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए, रुद्राभिषेक के लिए मंदिरों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारों से माहौल भक्ति में हो चुका है और शहर के प्रमुख शिवालयों जैसे कि दक्षेश्वर महादेव मंदिर और शिवालिक नगर में स्थित मंदिरों में भी भक्तों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर महादेव को विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित किए। मंदिर समितियों की ओर से भी सुरक्षा के इस दौरान खास इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। भक्तों ने पूरे मनोयोग के साथ, पूरे दिल के साथ पूजा अर्चना की, अपने आराध्य से, भोले बाबा से सुख समृद्धि की कामना की, ये प्रार्थना की। सभी मंदिरों को इस खास अवसर के लिए भव्य तरीके से सजाया गया, जिसके बाद भक्तों की आस्था जाहिर तौर पर और प्रबल हो गई। बड़ी संख्या में शिवालयों का रुख भक्तों ने किया और आज सावन का आखिरी सोमवार। आज मेरा नाम अरुण कुमार गुप्ता, शिवालिक नगर में रहता हूँ। मैं आज आया हूँ 4 बजे उठ गया था सुबह, स्नान करके और फिर मैं सीधे मंदिर आ गया हूँ। मैंने यहाँ पे जल अर्पण करके और बेलपत्र चढ़ाया और भोले के शिवलिंग पे और बाकी मंदिर में सारे दर्शन किए। ये आखिरी सावन का आखिरी सोमवार है और इसके बाद आज पूर्णमासी भी है, रक्षाबंधन का त्यौहार भी है, तो उसके बाद हम राखी बंधवाने बहन के यहाँ जाएंगे। यही है कि भोलेनाथ मतलब प्रसन्न होते हैं, जल और बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। बाकी उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मतलब मुख्य जल है, उसके बाद बेलपत्र चढ़ा दीजिए तो प्रसन्न हो जाते हैं। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को यज्ञोपवीत संस्कार की भी मान्यता है। पौराणिक समय में यज्ञोपवीत संस्कार इसी दिन से ही पहनाया जाता था और मंदिर में शिवालिक नगर में बहुत ही उत्साह के साथ यह त्यौहार मनाया जाता है और व्यवस्था के लिए मंदिर समिति के 8-10 वॉलंटियरों की 1-1 घंटे की जिम्मेवारी लगाई जाती है ताकि सभी लोग आराम से आके निसंकोच शिवलिंग पर अपने जल को चढ़ा सकें। संजय पुनेर हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। संजय, आज सावन का आखिरी सोमवार, शिवालयों में कैसा नजारा, भक्तगण कितनी बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं? देखिए शिल्पा, सावन माह का सनातन धर्म में विशेष महत्व होता है। यही वजह है कि सावन के दिन जो होते हैं भोले बाबा को प्रसन्न करते हैं। ऐसे में धर्मनगरी हरिद्वार में सुबह से ही जो शिवालय है वो लगातार यहाँ पर सजे हुए हैं, तो शिव भक्त हैं वो बम बम के जयघोष के साथ अपना जलाभिषेक कर रहे हैं।
ये तो सावन के माह में हम लगातार देख रहे हैं कि महादेव की पूजा पाठ होती है, लेकिन सोमवार के दिन खास पूजा की जाती है और जो भोले बाबा होते हैं वो अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसे में मंदिर समिति की ओर से विशेष इंतजाम किए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो प्रशासन ने भी चाक चौबंद इंतजाम किया हुआ है। खासकर अगर कनखल दक्षेश्वर महादेव की बात की जाए या फिर अलग जो मंदिर है, तमाम जो शिवलिंग है, वहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि जो भक्त है उनका सैलाब उमड़ रहा है। जी। और ऐसे में एक और खास योग आज बन रहा है, सावन का आखिरी सोमवार तो है ही, साथ ही साथ रक्षाबंधन का त्योहार भी है। ऐसे में वहां लोगों से, आपकी श्रद्धालुओं से आपकी बातचीत हुई होगी, क्या कहना है उनका? देख रहे हैं कि रक्षाबंधन का पर्व भी है। ऐसे में लगातार ही सभी जो शिव भक्त हैं सबसे पहले पूजा पाठ कर रहे हैं, उसके बाद रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं। यानी हरिद्वार नगरी में आज बड़े ही उत्साह के साथ रक्षाबंधन के पर्व को मनाया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं। खासकर अगर गंगा घाटों की बात की जाए तो क्योंकि हम देखते हैं कि जब सावन माह का सोमवार होता है तो ऐसे में गंगा घाटों पर जो भक्त होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, उनका सैलाब उमड़ जाता है। तो उसी को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, क्योंकि खासकर गंगा घाटों पर गंगा का जल स्तर भी बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में वहाँ जल पुलिस तैनात की गई है, क्योंकि जब पहाड़ों की बारिश होती है तो उसका असर मैदानी जिलों में पड़ता है, तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो, इसके लिए वहाँ पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संजय पुंडीर, इस बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। वहीं आज पूरे देश में रक्षाबंधन की धूम मची हुई है। भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के इस पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है, प्रेम से मनाया जा रहा है। बता दें आपको, रक्षाबंधन पर 7 घंटे तक भद्रा का भी कहर। बता दें, आज दोपहर 1:30 तक भद्रा का साया रहेगा और दोपहर 1:30 बजे के बाद बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांध सकेगी। तो भद्रा काल से बचने की सलाह दी जाती है और इसीलिए शुभ मुहूर्त का सबसे पहले पता लगाया जाता है और शुभ मुहूर्त आज दोपहर 1:30 बजे के बाद से शुरू हो जाएगा, जो कि रात 9:07 तक चलेगा। यानी कि दोपहर 1:30 बजे से रात 9:07 तक बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखियां बांध सकती है, रक्षाबंधन के इस अटूट प्रेम के त्योहार को मना सकती हैं। पूरे देश में धूम मची हुई है और अलग अलग तरह की राखियाँ मार्केट्स में अवेलेबल थी। बहनें बहुत एक्साइटेड थी, सारी शॉपिंग पहले ही उन्होंने कर ली, नए नए कपड़े खरीद लिए, मिठाइयाँ खरीद ली गई और आज भाई अपने बहनों के घरों पर पहुंच रहे हैं, बहनें अपने भाइयों के घरों पर पहुंच रही है और इस तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर रक्षाबंधन के इस अटूट प्रेम के त्यौहार को प्रेम पूर्वक मनाया जा रहा है, धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है।